वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम दो रूल डिस्कस करेंगे और ये रूल्स मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को और जो स्मार्ट मनी मार्केट में इन्वॉल्व है वो किस समय क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो चार्ट के ऊपर किस प्रकार से होता है, उस चीज को समझने के लिए आपकी मदद करेंगे। देखिए, हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग के समय पे होता है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तब भी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम किस प्रकार से मिनिमम रिस्क में हमारी रिस्क मिनिमम रहे, मिनिमम रिस्क, और इस मिनिमम रिस्क में हम किस प्रकार से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में हम सभी का रहता है। और क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रिटेल ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव है। ये किसी भी ट्रेडर का, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, वो हेज फंड हो, वो रिटेल ट्रेडर हो, उन सबका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि मिनिमम रिस्क हो और इस मिनिमम रिस्क में हम किसी ना किसी प्रकार से मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सके। राइट नाउ, अगर ये ऑब्जेक्टिव कॉमन है, मतलब कि एक हम यहाँ पे तीन कैटेगरी समझते हैं। फर्स्ट, एक यहाँ पे रिटेल ट्रेडर है, ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर का भी यही ऑब्जेक्टिव है, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का भी यही ऑब्जेक्टिव है, और एक हेज फंड का भी यही ऑब्जेक्टिव है। तो तीन लोग हैं यहाँ पे। एक हो गया रिटेल, एक हो गया हेज फंड, और भी अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, बट मेजरली ये तीन है। और एक हो गया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, आईटी से इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो अब देखिए, इन तीनों का यही ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम रिस्क हो हमारी और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव एज इट इज यहां पर अचीव नहीं हो पाता प्रॉपरली। हेज फंड्स में भी ये देखा जाता है कि बहुत बार रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, प्रॉफिट बहुत कम होता है, या एक नेग्लिजिबल प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया जाता है और फिर अलग अलग तरीके से उसको कवर अप किया जाता है। हेज फंड्स में ये एक कॉमन चीज़ देखी जाती है। और रिटेल ट्रेडर्स के साथ भी यही समस्या है कि ये ऑब्जेक्टिव हमेशा एज इट इज कवर नहीं हो पाता। अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव हमेशा एज इट इज ही कवर होता है। रिस्क हमेशा कम रहेगी और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहेगा। अब आप देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिटेल का भी यही है कि ऐसा हो, हेज फंड का भी यही है कि ऐसा हो, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का भी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस चीज पर काम करें, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट पे। लेकिन वो चीज अचीव नहीं हो पाती है यहाँ पे रिटेल में हमेशा, और हेज फंड्स में भी बहुत समय नहीं हो पाता। कुछ समय हो जाता है, जैसे रिटेल ट्रेडर्स को भी बहुत बार ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनको वो कैच कर लेते हैं, जिससे उनका रिस्क मिनिमम रहता है और प्रॉफिट उनका मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन ये कॉन्स्टेंटली ऐसा रिटेल ट्रेडर्स के साथ नहीं देखा जाता। तो अभी इस वीडियो में हम हेज फंड्स का जो मेथड है उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है इस चीज को
हमेशा अचीव करने के लिए। तो इसके लिए चार्ट पे जाने से पहले, इस चीज को चार्ट में समझने से पहले, हमें एक कॉमन एग्जाम्पल लेकर इस चीज को हमको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, जब भी आपके पास एक एक अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें जो अपना 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसको 50,000 रुपए उसको सैलरी प्राप्त हो रही है, लेट्स से उसकी सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है, और इस 50,000 रुपए में से वो 20,000 रुपए सेव करता है और बाकी 20,000 रुपए उसका खर्चा है, और बाकी के जो 10,000 रुपए हैं उसके पास, इससे वो खरीदारी करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट में भी डालता होगा, या नॉर्मली अगर कोई चीज़ें खरीदनी है, घर की आवश्यकता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इत्यादि हो गई, ये सारी चीज़ें वो खरीदता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा? नॉर्मल व्यक्ति अगर उसे ये 10,000 रुपए स्पेंड करने हैं, खरीद लेट्स से कि आपको फ्रिज खरीदना है, और आपको एसी खरीदना है, ठीक है, तो अब फ्रिज और एसी तो खैर 10,000 रुपए में नहीं आते, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि भाई फ्रिज जो है वो 5,000 रुपए का है और एसी भी 5,000 रुपए का है। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे, आप ये 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए फ्रिज खरीदोगे 5,000 रुपए का, और 5,000 रुपए का आप एसी खरीद लोगे। तो ये आपके जो 10,000 रुपए हैं, ये आपके पूरे, ये अमाउंट आपका पूरा स्पेंड हो जाएगा, राइट? नो, इसी प्रकार की जो खरीदारी है वो एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को भी मार्केट में करनी होती है। अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर की, वो हम उसके घर खर्च की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के पास आपका जो भी इनकम सोर्स है उससे आपको थोड़ा सा पैसा मिलता है, जिससे आप अपना थोड़ा आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, घर का खर्चा और घर की जो बाकी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करते हैं, है ना? एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाजार में आता है खरीदारी करने। अच्छा, इनको भी एक बजट एलोकेट किया जाता है। अब जैसे आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, इनको इनको भी सीनियर मैनेजमेंट ने बोला कि भाई आप 1,00,000 रुपए हम आपको दे रहे हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे करोड़ों रुपए का बजट होता है, लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 1,00,000 रुपए यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को बोला कि ये है आपका बजट। अब इसको आपको किसी ना किसी प्रकार से मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस पे रिटर्न्स आपको मैक्सिमम कमाने, रिस्क बहुत कम होनी चाहिए, रिटर्न्स मैक्सिमम होने चाहिए। हमने 1,00,000 रुपए आपको एलोकेट कर दिए। अब जैसे आप अपना ये 50,000 रुपए, इसको आप अलग अलग विभागों में आप सेग्रीगेट करते हैं कि इतना मुझे इन्वेस्ट करना है, इतना मुझे घर खर्चा करना है, इतना मुझे इसकी खरीदारी करनी है, वैसे ये भी करते हैं। तो 1,00,000 रुपए में से मान लीजिए यहाँ पे 20,000 रुपए कहीं पे सेफ जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, जैसे मान लेते हैं एफडी में डाल दिया, बाकी 20,000 रुपए का गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा सा इनका रहता है। पूरे बजट को 1,00,000 रुपए का ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा उसमें मार्केट में लगा दे। तो कुछ गोल्ड में होगा, कुछ एफडी में होगा, कुछ रियल एस्टेट में होगा, और बाकी जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मार्केट से रिटर्न कमाने के लिए यूज होता है। तो 60,000 रुपए यहाँ पे बचे, है ना? तो ये 60,000 रुपए जो हैं, ये 60,000 रुपए हमको मार्केट में लगाने हैं, इसमें हमको ट्रेडिंग करना है, या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होगा तो उसका एक अलग से ही रहता है, एफडी की जगह यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो डिपेंड करता है ना? तो ये एक ऐसा सेग्रीगेशन हो जाता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी।
अब फर्क यहां पे आता है कि इनके पास जो 60,000 रुपए हैं वो मार्केट में डिप्लॉय किस प्रकार से होते हैं, और आपके पास ही जो 10,000 रुपए आप अगर इससे सामान खरीदने जाते हो, जैसे यहाँ पे फ्रिज और एसी का एग्जांपल मैंने दिया है, ये आप किस प्रकार से डिप्लॉय करते हो। अगर हम इस बेसिक डिफरेंस को यहां पे समझ जाएंगे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, और जिस प्रकार से हम मार्केट को देख रहे हैं वो एक जो हमारा व्यू है वो रिटेल व्यू से हटकर एक प्रोफेशनल व्यू बन जाएगा। आपको बस ध्यान से आगे की बात को समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको चार्ट्स पे अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, एंड अपने एंड से भी आपको इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए ब्लैक में ये 10,000 रुपए है, ये एक रिटेल व्यक्ति खर्च कर रहा है। तो रिटेल व्यक्ति कैसे खर्च करेगा, वो बाजार में जाएगा, 5,000 रुपए का उसने एसी खरीदा और 5,000 रुपए का उसने खरीद लिया फ्रिज। और ये पैसा यहां पे आपका ओवर हो गया, ठीक है, 10,000 रुपए खत्म। अब दूसरे एंड पे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उनके पास भी बजट में से बाकी सारी चीजें हटाकर जो मार्केट में पैसा लगाने के लिए बचा वो 60,000 रुपए बचा। अब देखिए आप बाजार में जा रहे हो कुछ फिजिकल खरीदने, इसलिए जो रेट आपको दुकानदार कोट करेगा या जहां पे भी कम प्राइस में आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा वो आप खरीद लोगे और वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा। अब ये जो माइंडसेट है ना रिटेल ट्रेडर्स का, यही माइंडसेट वो बाजार में भी लगाते हैं। बाजार में यानी कि अब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। एक है कि आप अपने लोकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने गए हो और आपको वहां से रेट मिला, एसी वाले ने बोला कि भाई मैं 5,000 रुपए का आपको ये एसी दे रहा हूँ, फ्रिज वाले ने बोला मैं आपको 5,000 का फ्रिज दे रहा हूँ, आपने पेमेंट करी और आप सामान लेकर घर आ गए। अब क्योंकि इस माइंडसेट के आदी हैं हम लोग, तो हम यही सेम माइंडसेट लेकर बाजार में भी जाते हैं, ट्रेडिंग भी हम यही माइंडसेट लेके करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है और आपके पास बजट है 20,000 रुपए का, तो आप क्या करोगे, उस अपॉर्चुनिटी में आप वो पैसा लगा दोगे या उसका 50% लगा दोगे और वहां पे आपका वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये रिटेल माइंडसेट है, क्योंकि हम यहाँ पे भी समझ रहे हैं कि हमें चीजें खरीदनी है। अब आप अगर देखिए यहाँ पे अगर एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट किस प्रकार से काम करता है, अगर ये इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट ये 60,000 रुपए कैसे डिप्लॉय हो रहे हैं बाजार में, अगर हम इसे समझ जाएंगे तो हम स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, और स्ट्रक्चर को अगर हम समझ गए तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि किस समय क्या चीज हो रही है बाजार में। अब ये 60,000 रुपीज इमीडिएटली पूरे के पूरे पैसे या आधे पैसे या इवन इसका जो 1/4 या 3/4 या कोई भी इसका पोर्शन है वो इमीडिएटली डिप्लॉय नहीं होगा। हमें ये खर्च करना है और हमें इसमें प्रॉफिट भी कमाना है, और हमारे पास उसके लिए एक हमारे पास जैसे 3 महीने का ये हमको बजट दिया गया था, तो 3 महीने में ये बजट डिप्लॉय करके इसमें प्रॉफिट कमाकर हमको वापस से वो पैसा अपने अकाउंट में डालना है और फिर दूसरी जगह हमको इन्वेस्ट करना है। वो साइकिल चलती रहती है। मान लीजिए 3 महीने का बजट, तो हम क्या करेंगे, या एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करता है, वो वेट करता है कि ये 60,000 रुपए में मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क के लिए कौन सा प्राइस अप्रोप्रिएट है। आप बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, जो वर्ड्स मैं यहां पे बोल रहा हूं उन्हें नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि यही वर्ड्स अगर आप नोट डाउन करके रखोगे तो आप जब लाइव ट्रेडिंग करोगे तो ये आपके माइंड में क्लिक करेंगे। अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हो तो भी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन समय जब उन चीजों को अप्लाई करने का समय होगा वो क्लिक नहीं करेगा। तो माइंड का और हाथों का कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर बैठा हुआ है जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, ऐसा मेरे मेंटर मुझे बताते थे,
तो वो चीज सही समय में या उस कॉन्सेप्ट की जब सबसे ज्यादा जरूरत आपको होगी बाजार में, वो आपको क्लिक करेगा। तो 60,000 रुपए ऐसा कौन सा प्राइस है, ऐसा कौन सा अप्रोप्रिएट प्राइस है जो इस 60,000 रुपए पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा एमपी, और मेरी रिस्क मिनिमम होगी MIR कर देते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम रिस्क कौन से प्राइस पे मुझे मिलेगा? रिटेल ट्रेडर ये सवाल नहीं पूछ रहा है। रिटेल ट्रेडर को जो प्राइस दुकानदार बता रहा है वो उस प्राइस पे खरीद रहा है। ऐसे ही रिटेल ट्रेडर को चार्ट के ऊपर जो प्राइस दिख रहा है वो उस प्राइस पे लेने के लिए रेडी होगा, अगर उसके माइंड में ये है कि यहां से मार्केट ऊपर जाए। तो गलती यहां पे क्या हो रही है? ये एक स्ट्रक्चर है और यहां पे मान लीजिए प्राइस है 150 रुपए, कोई भी ये स्टॉक है और इसका प्राइस यहां पे 150 रुपए। एक रिटेल ट्रेडर अपने हिसाब से जो भी जिस भी वो जिस भी तरीके से वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो पैटर्न ट्रेडिंग है या जो भी ट्रेडिंग है, उसके हिसाब से उसको ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस 170 तक जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे खरीद लेता हूं और यहां पे मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर उसका कुछ स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस भी लगा देगा और वो यहां पे आप बाय कर लेंगे, एंड ये 170 पे जब आएगा तो आप एग्जिट कर लेंगे। ये रिटेल ट्रेडिंग की अप्रोच है। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहां पे क्या करेगा? उसको इस 150 रुपए से कोई मतलब नहीं है। वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करेगा कि क्या ये प्राइस अप्रोप्रिएट है। उसे भी पता है कि भाई 170 तक मार्केट जाएगा, लेकिन क्या ये प्राइस अप्रोप्रिएट है जहां पे अगेन मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क मिले? मे बी 150 रुपए में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस प्राइस की, इस स्टॉक की जो अभी करंट वैल्यू है वो 125 रुपए है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे वेट करना होगा कि ये 125 पर आए। और 125 से 170 जब वो मार्केट जाएगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि राइट वैल्यू जो है वो 125 है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे 45 रुपीज का होगा, और मैं तभी ये पैसा डिप्लॉय करूंगा जब मुझे ये मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे मिले। आप याद रखिएगा, ये हमारा बेसिक अप्रोच है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क। रिटेल ट्रेडर इसमें काम नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है, उसको अगर ये पता है कि भाई यहां से बाजार ऊपर जाएगा, तो वो ये 20 रुपए कमाने के बारे में सोच रहा है। उसको प्राइस की अप्रोप्रिएट प्राइस उसे नहीं मालूम, उसे प्राइस का वैल्यू नहीं मालूम कि ये 125 होना चाहिए। इनको ये चीज पता है कि ये 125 होना चाहिए, इसलिए ये वही पैसे डिप्लॉय करेंगे जहां पे ये प्राइस 125 पर आएगा। तो ये 125 के ऊपर जब ये प्राइस आएगा, तब यहां पे क्या होगा? तो देखिए 100, ये अभी करंट मार्केट है इस प्रकार से, यहां पे 150 रुपए का प्राइस है, और यहां पे रिटेल ट्रेडर एंट्री कर रहा है आरटी इस लेवल पे, और फिर ये मार्केट ऊपर जाता है और ये 170 रुपए का प्राइस यहां पे आ जाता है। यहां पे रिटेल ट्रेडर एग्जिट कर रहा है। तो रिटेल ट्रेडर को क्या हुआ? रिटेल ट्रेडर को यहां पे प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का। ठीक है, वेरी गुड। अब ये व्यक्ति यही चाहता है कि बार बार हमें ऐसा प्रॉफिट होता जाए, कभी 20 रुपए का, कभी 40 रुपए का। तो एक एक उम्मीद बन जाती है कि हम मार्केट में सरवाइव कर लेंगे और अच्छा कमा लेंगे।
अब देखिए सिचुएशन कैसे बदलती है, सीन कैसे यहाँ पे चेंज होता है। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी यहाँ पे ही काम कर रहा है, वो भी ये देख रहा है कि भाई ये प्राइस है 150 रुपए का, और उसे भी पता है कि ये मार्केट जो है ये 170 तक जाएगा, यहां तक ये प्राइस जाएगा। लेकिन वो ये देख रहा है कि क्या ये अप्रोप्रिएट प्राइस है जहां पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, और उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसकी जो राइट वैल्यू है दैट इज 125, नॉट 150। और जब मैं 125 पे खरीदूंगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, 150 पे मुझे नहीं मिलेगा। वो ये 20 रुपए कमाने के बारे में नहीं सोच रहा है, ये 20 रुपए से उसको कोई मतलब नहीं है। ये 20 रुपए अगर वो अपना ये 60,000 रुपए जो उसके पास है, अगर ये आइडियल मनी वो कहीं इन्वेस्ट भी कर देगा तो उसको लगभग 12-13 रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। उसको कमाने हैं 45 रुपए, और यहीं पे पूरी गेम जो है वो चेंज हो जाती है। तो अब ये वेट कर रहा है, ये मान लीजिए ये यहां तक गया प्राइस, फिर ये नीचे आ गया, और नीचे आके ये 125 को टच कर गया। अब देखिए यहाँ पे जहां पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स ने 150 पे एंटर किया था, उनके लिए ये सपोर्ट ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा, और वो यहाँ पे सेल करेंगे, तो मार्केट में इस भाव पे 125 130 के भाव पे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो मेरे पास अगर अभी 60,000 रुपए का बजट है जिसमें मैं यहाँ पे शेयर्स खरीद सकता हूं, अब अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग ज्यादा है, लोग अपना स्टॉक बेच रहे हैं यहाँ पे, इसको एज अ सपोर्ट ब्रेकडाउन मानकर, तो मैं यहाँ पे अपना बजट बढ़ाकर इस 60 की जगह इसको 90,000 भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास खरीदने की अपॉर्चुनिटी अब ज्यादा आ गई है। अब ये यहां से 125 के भाव से खरीदना चालू करेंगे, है ना। अब यहाँ पे भी ये रिटेल ट्रेडर जैसा नहीं खरीदेंगे कि 90,000 रुपए तो पूरा का पूरा लगा दिया, नहीं, पहले यहाँ पे खरीदा जाएगा 20,000 रुपीज से, 20,000 रुपए यहाँ पे हमने डिप्लॉय करे, ठीक है। बाजार ऊपर गया, फिर अब देखिए ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है, फिर ये नीचे आया, फिर जैसे ही नीचे आया 40,000 रुपए और डिप्लॉय कर दिए, क्योंकि राइट वैल्यूएशन पर है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, इस लेवल पर आया, यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे देखा कि अब रिटेल ट्रेडर्स के पास स्टॉक नहीं है, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आ रहा, 20,000 रुपए यहाँ पे और डिप्लॉय कर दिए, या जितना भी है 50 60 70 80, और यहां से फिर ये देखा ये मार्केट ऊपर गया। तो इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए बच गए, तो 10,000 रुपए बच गए तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे पैसे डिप्लॉय हो। 90,000 रुपए का बजट किया था, पहले 60 से उसको 90 बढ़ाया लिक्विडिटी को देखकर, फिर एज पर अपॉर्चुनिटी 80,000 रुपए डिप्लॉय कर दिए। अब इस 80,000 रुपए पर इनको ये पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहां तक मिले, और ये 20,000 रुपए जो डिप्लॉय करे थे, 20,000 रुपए पे तो पूरा 45 रुपए का मिलेगा, फिर 40,000 रुपए जो डिप्लॉय करे उस पर 35 रुपए का मिलेगा, क्योंकि ये थोड़े ऊपर लेवल पे करे थे यहाँ पर, और फिर बाकी के जो 20,000 रुपए डिप्लॉय करे इसको यहाँ पे 20,000 का ही प्रॉफिट मिले, 20 रुपए का ही मिलेगा, 150 से 170। तो इनका टोटल प्रॉफिट 45 प्लस 35 प्लस 20 हुआ, यानी कि 100, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिप्लॉयमेंट पे। और रिटेल ट्रेडर ने 20 रुपए कमाए और वो उसमें खुश होकर बाहर निकल गया, वो फिर वो यही 20 रुपए दोबारा कमाने के बारे में सोच रहा है उसी स्टॉक पे, जबकि यहां पे एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने 100 रुपए कमा लिए। तो रिटेल ट्रेडर जब कमा रहा है वो 20 रुपए कमा रहा है, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब कमा रहा है तो वो 100 रुपए कमा रहा है।
अब पूरा का पूरा जो पिक्चर है चार्ट्स के ऊपर, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। अब ये प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो तो ये जो स्ट्रक्चर है चार्ट्स के ऊपर, ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाता है कि ये 100 रुपए कमाने वाले लोग अभी क्या कर रहे हैं। देखिए, एक है कि उनको पता है कि 125 रुपए का प्राइस है, एक इसकी एक एक टेक्निक है, कुछ टेक्निक्स है हमारे वैल्यूएशन वाले कोर्स में हम ये डिस्कस करते भी हैं। और एक है कि भाई आपने ये 125 रुपए हो सकता है राइट प्राइस, अप्रोप्रिएट प्राइस, आपने ये पता लगाया, और अभी उस ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप मार्केट को देख रहे हो तब वो अप्रोप्रिएट प्राइस पर ही है। तो हमें ये देखना होगा कि उस प्राइस के रिस्पेक्टिव एक्शन जो चल रहा है मार्केट में वो क्या चल रहा है और उस समय क्या हो रहा है, और वो हमें इस चार्ट को देखने से समझ में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में भी आपको समझाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर के ऊपर फ्यूचर के वीडियोस में हम ज्यादा बात करेंगे। तो देखिए यहां पर, चलिए चार्ट पर ही मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं उस एनालिसिस पे नहीं जा रहा हूँ, वो अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है कि राइट प्राइस क्या हो सकता है। अभी करेंटली यहाँ पे उस राइट प्राइस के रिस्पेक्टिव में जो एक्शन चल रहा है उसमें स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, क्या उनका सोच है, वो किस स्टेज पर है, जो हमने डायग्राम में देखा था अभी। सो देखिए, एक एक ये स्ट्रक्चर है जहां मार्केट नीचे आ रहा है, उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर है जहां मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, करेक्ट, ये कंसोलिडेशन है। एंड एक ये स्ट्रक्चर है जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर है जिन्हें डाउन ट्रेंड, रेंज और अप ट्रेंड कहते हैं। लेकिन हालांकि ये शुरुआत में इनकी एनालिसिस और इनका जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है वो आपको करना आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी इसके ना अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, और उन वेरिएशंस में वो क्लू छुपा है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। देखिए जैसे आप अभी यहाँ पे एक वेरिएशन देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट है, रिट्रेसमेंट है, उसके बाद वीक अप मूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है, और फिर वापस से स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को प्रोफेशनली बोला जाता है 2A, राइट। ये जो स्ट्रक्चर आप अभी यहां पे देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है प्रोफेशनली 2A। अभी 2A क्या है, ये एक टर्मिनोलॉजी है। 2A का मतलब ये होता है जैसे 1ABC, 2ABC, 3ABC, इस प्रकार से ही चलता है। वैल्यूएशन वाले लेक्चर्स में अपकमिंग वीक के वीडियोस में ये सारी टर्मिनोलॉजीज और आएंगी। ओके, चलिए, तो 2A का क्या मतलब होता है। 2A का मतलब ये होता है कि फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ओवर हो चुका है। वही एग्जांपल हम लेके चलते हैं, 60,000 रुपए का डिप्लॉयमेंट था, इनिशियली का 20,000 रुपये हमने कर दिया है, ये ओवर हो चुका है। 40,000 रुपीज़ का अब हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 40,000 रुपीज़ का डिप्लॉयमेंट है ये सेकंड डिप्लॉयमेंट है, इसलिए 2। और ए का जो मीनिंग यहाँ पे होता है, ए का मीनिंग ये होता है कि अभी हमें
ऑर्डर्स और पंच करने हैं, हमारा वो डेस्परेशन है कि हम मैक्सिमम ऑर्डर्स पंच करें, क्योंकि ये जो सेकंड फेज का जो डिप्लॉयमेंट है इसमें भी हमें ऐसा नहीं है ना कि हमें एक राइट प्राइस पे सारा वो मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2A को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा 2A का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो फर्स्ट ये जो मूवमेंट हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे टेस्ट है क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो सर, कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ज़्यादा बाइंग नहीं हुई, यहाँ पे बाइंग हुई लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बाइंग नहीं हुई क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस पर हो जहाँ से मार्केट नीचे आया था, और हमें ये देखना है कि ये 2 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें इसको स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। मार्केट नीचे आया अगेन, अब यहाँ पे सस्टेनेंस आ गया है, तो यहाँ से जो बाइंग हुई ये स्ट्रांग है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पे डाले, है ना। यहाँ पे हमको 40,000 रुपीज़ डालना है, तो उस 40,000 में से 20,000 हमने यहीं पे डाल दिए क्योंकि हमें यहाँ पे सस्टेनेंस मिल गया। यहाँ पे सस्टेनेंस मिला, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पे डालने हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग मूव आया। इसी को कहा जाता है 2A, यानी कि सेकेंड फेज में जितना डिप्लॉयमेंट था उसका मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो गया। अब 40,000 रुपए अगर डिप्लॉय करने थे तो उस 40 में से भी आप मान लीजिए 20 यहाँ पे कर दिए रफली, है ना। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये 2A का फेज है। अच्छा, ये 2A का फेज है, दैट मीन्स कि एज पर करेंट सिनारियो जो अप्रोप्रिएट प्राइस है, जिसे जीरो कहा जाता है, जीरो इज अप्रोप्रिएट प्राइस, उसके बाद आता है 1 और इसके लेवल्स ABCD, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, फिर 2ABCD, इस तरीके से चलता है। तो जीरो के पहले 1 जो होगा वो 1 यहीं कहीं होगा, और 1 के पहले जो जीरो होगा विच इज द अप्रोप्रिएट प्राइस, वो यहाँ कहीं पे होना चाहिए इस रेंज में, और यहाँ पे जहां पे भी रेंज देखे मतलब वहां पे अप्रोप्रिएट प्राइस कहीं पे छुपा हुआ है। तो इसी रेंज के आसपास अप्रोप्रिएट प्राइस होगा, तभी यहाँ पे 2A पर हमारे, राइट। तो इस तरीके से अब देखिए 2A के बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट वापस रेंज में चला गया, यानी कि प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे वापस से चालू हो गई। ये प्राइस डिस्कवरी है आगे, ओके। तो ये जो एक जीरो लेवल बना था, यहाँ पे एक जीरो लेवल वापस से आ गया, यानी कि फिर से एक राइट अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। ओके, अब इस केस में क्या होगा, फिर से यहां से 1 से मार्केट चालू करेगा। आप अभी भी इन्वेस्टेड हो और आप देख रहे हो कि वैल्यूएशन में मार्केट वापस आ रहा है। अगर आपका प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस ऐड कर सकते हो। अगर आपने 2A के मूवमेंट में एंटर किया और फिर से वैल्यूएशन फेज में मार्केट आ रहा है तो आप एक री एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि फर्स्ट मूवमेंट किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहां तक हम जीरो में है, ओके। एंड यहां पे ये जो फर्स्ट मूवमेंट यहां पे हुआ है, दिस इज 1, जहां पे इनिशियली कुछ पैसा डिप्लॉय किया गया, ये देखने के लिए कि सस्टेनेंस है या नहीं ब्रेकआउट के बेसिस पर। मौका मिला, देन अगेन 2। अब देखिए ये 2A अगेन इस 2A से आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखेगी। देखिए ये 2A का मूवमेंट है, ये भी 2A का मूवमेंट है, आप देखिए कितना सिमिलर है। तो वो देखने से समझ में आ जाता है कि वो कौन सा पार्ट है, कौन सा फेज है मार्केट का, और उसमें कौन सा सब पार्ट है। ये अभी अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बाजार से मिलेगी जो दूसरे नहीं देख पा रहे, राइट। तो फिर यहाँ पे मार्केट मूव करता है 2A के बाद। ये जो पूरा मूवमेंट है ये थर्ड मूवमेंट है
विच इज एक तरीके से ये प्रॉफिट बुकिंग मूवमेंट भी है। तो यहाँ पे दो चीजें सिमिलर हुई हैं। तो 2A का मूवमेंट जो हमको यहां पे मिल रहा है वही सेम 2A का मूवमेंट हमें यहां पे भी मिल रहा है। ओके, दैट मीन्स कि यहां पे अप्रोप्रिएट प्राइस है और यहां पे जो अप्रोप्रिएट प्राइस होगा वो सेम बिहेवियर मार्केट का आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। तो आप ऑब्जर्व करिए, देखिए इस कैंडल को और देखिए इस कैंडल को, ये दोनों जीरो लेवल पे। सिमिलैरिटी आपको दिखी? यही चीजें हमें नोटिस करनी है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि बाजार में क्या हो रहा है। यही चीज है। तो चलिए अभी मैं इसमें ज्यादा इस कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बहुत सारे हिडन इनसाइट्स दे सकता है, लेकिन अभी ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और जो वैल्यूएशन वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए नेक्स्ट वीक जो अपकमिंग वीक्स हैं उसमें यही 2A 2B 3A 3B इस तरीके से हम प्राइस को समझेंगे। उसके लेक्चर्स आपके LMS में अपलोड होंगे। अब हमारा वही टॉपिक बचा है, लेकिन इतना जितना मैंने आज इस वीडियो में बताया, अगर आप इसको भी प्रॉपरली समझ पाए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ये एक बार में शायद ना समझ में आए, तो आप इसको ही अगर प्रैक्टिस करें और इसके तरह से मार्केट को देखने का प्रयास करें, 10 से 15 मिनट का समय निकाल लीजिए दिन में। बाकी आप जो भी कॉन्सेप्ट्स आप कर रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। 10-15 मिनट आपने साइड में रख लिए कि मैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चार्ट को रीड करने का प्रयास करूंगा। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर ये चीजें आपको दिखनी चालू हो जाएंगी। आपको ये मैं और ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से आपको एक वो इंट्यूशन आएगा कि हाँ मार्केट में अभी ये चीज हो रही है, अभी मार्केट इस पर्टिकुलर फेज में है, वैल्यूएशन से हम इतना दूर हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।